नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक जारी। देश के किसानों को गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी उपलब्ध। इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया शुभारंभ। खरीफ सत्र 2020-21 के दौरान 6 लाख से अधिक किसानों से 69.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद। एमएसपी के तहत कुल 13,128.12 करोड़ रुपए का भुगतान। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर में नई सुविधाओं का शुभारंभ। गेहूं की नई किस्म से महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज को दोगुना करने में मिली मदद। भारत ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। 1.5 महीने में पहली बार कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 8 लाख से नीचे। आइए देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ एक प्रमुख निर्यातक देश है। देश अब पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर है। वर्ष 2014 से पहले केवल एक ही जैव संवर्धित किस्म का विकास किया गया था। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर प्रॉस्पेरस नेशन के विजन पर बल देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोषण सुरक्षा हेतु अधिक उपज देने वाली 54 जैव संवर्धित किस्मों का विकास पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा किया है। इस वर्ष 8 खाद्य फसलों की 17 नई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें धान्य फसलों में अधिक जिंक वाली धान की 1, अधिक प्रोटीन जिंक व लौह तत्व वाली गेहूं की 5 तथा मक्का की अधिक लाइसीन व ट्रिप्टोफैन वाली 3 किस्में हैं। छोटे अनाजों में उच्च कैल्शियम लौह तत्व एवं जिंक वाली रागी की 2 तथा कुटकी की 1 किस्म शामिल है। तिलहनी फसलों में सरसों की कम इरूसिक अम्ल वाली 1 तथा मूंगफली की अधिक ओलिक अम्ल वाली 2 किस्में विकसित की गयीं। इनके अलावा कंद फसलों में रतालू की उच्च लौह जिंक कैल्शियम एंथोसाइनिन तथा प्रोटीन की 2 किस्में भी शामिल हैं। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किसानों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक देशी किस्मों का प्रयोग कर किया गया है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये किस्में सुपोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा रोजगार के अवसर सृजन करने में वरदान सिद्ध होंगी। आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 नई जैव संवर्धित किस्मों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। गेहूं की नई किस्म से महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज को दुगना करने में मदद मिली। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। किसानों के पास अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की एक ऐसी किस्म है जिसकी पैदावार काफी अधिक होगी। इस गेहूं के आटे से चपाती भी अधिक गुणवत्ता वाली होगी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्वायत्ता संस्थान आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित मैक्स 6478 नामक इस गेहूं की किस्म के महाराष्ट्र के गांव करंजखोट में किसानों के लिए फसल की पैदावार दोगुनी हो गई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव तहसील के गांव के किसानों को नई किस्म के साथ 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल रही है, जबकि पहले औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। जब उन्होंने लोग 1 HD 2189 और अन्य पुरानी किस्में उगाई। नव विकसित सामान्य गेहूं या ब्रेड गेहूं, जिसे उच्च उपज देने वाला एस्टिवम भी कहा जाता है, 110 दिनों में परिपक्व हो जाता है और पत्ती और तने के अधिकांश रोगों के लिए प्रतिरोधी होता है। एम्बर रंग के मध्यम आकार के अनाज में 14% प्रोटीन, 44.1 ppm जस्ता और 42.8 ppm आयरन होता है, जो अन्य खेती की किस्मों से अधिक है।
इस किस्म पर एक शोध पत्र करंट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। इस गेहूं के आटे की चपाती की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। अच्छी रोटी की गुणवत्ता के साथ 8.05 का स्कोर 6.93 है। बीज गुणन के लिए महाराष्ट्र राज्य बीज एजेंसी महाबीज किसानों के उपयोग के लिए मैक्स 6478 के बीज प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रही है। पूर्व बीज प्रमाणीकरण अधिकारी और ARI कर्मचारियों के समर्थन से अब तक गांव के 10 किसानों ने 14 एकड़ भूमि पर इस किस्म की खेती की है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के कामकाज और आगामी तैयारियों की समीक्षा की। उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों से किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के कामकाज और आगामी तैयारियों की समीक्षा के लिए कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कोविड लॉकडाउन के दौरान विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद अपनी विनिर्माण इकाइयां बेहतर तरीके से संचालित करते हुए देश भर में यूरिया और अन्य उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकारी उर्वरक कंपनियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि घरेलू कंपनियों के प्रयासों और उर्वरक विभाग के अधिकारियों की सक्रियता के कारण देश में यूरिया की तब भी कोई कमी नहीं हुई, जब अपेक्षित वर्षा के कारण यूरिया की मांग और खरीफ के मौसम में खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। उन्होंने उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को आगामी रबी सीजन के लिए सभी तैयारियां पूरी करने और किसानों के लिए समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य की सोच के अनुरूप उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को एक सक्षम रणनीति बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य में इन कंपनियों को भारत सरकार से मिलने वाली बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री गौड़ा ने कहा कि उर्वरक कंपनियों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। उर्वरक विभाग के सचिव छबिलेंद्र राउल ने कहा कि उर्वरक कंपनियों को भी अपनी आपदा प्रबंधन योजना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। बैठक में उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों ने चालू वित्त वर्ष में अपने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और उनकी व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए उनमें तकनीकी उन्नयन के लिए किए गए निवेश और उनके संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कंपनियों को मजबूत करने के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम कृषि में रोग की बात करते हैं। अनेक तरह की फसलें हैं और उसमें अनेक तरह के रोग हैं। खासतौर से किसान भाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर फसल के नुकसान होता है और उचित दाम नहीं मिलता है, किसानों को फ़ायदा नहीं होता है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वह है रोग, बीमारी। फसलों में बीमारी, जिस तरह से पशुओं में बीमारी होती है उसी तरह से फसलों में भी बीमारी होती है। मैम, अगर हमें फसलों में रोग की बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से क्रॉप्स है और कौन कौन से ऐसे डिजीज है जिसको किसान भाई को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? पादप रोगों के संदर्भ में मैं ये कहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का ज़्यादातर हिस्सा गेहूं और धान की खेती में कवर है, जो कि हमारी नॉर्दर्न व्हीट बेल्ट जिसे हमें कहते हैं, इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो वहाँ पर दो प्रमुख जो हमारे क्रॉप्स हैं वो हैं व्हीट और राइस, गेहूं और धान। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो गेहूं की अगर खेती की बात करते हैं तो गेहूं में सबसे जो प्रमुख रोग है वो रतुआ रोग है, जिसे हम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे अगर उत्तर भारत की हम बात करते हैं और उत्तर पश्चिमी भारत की बात करते हैं तो इसमें जो पीला रतुआ रोग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा भाग में आता है। और ये सर्दी जब जैसे ही जनवरी शुरू होती है उसके बाद से इसके चकत्ते हमें देखने को मिल जाते हैं, अगर हमारी जो किस्म लगी हुई है वो अगर रोग रोधिता उसमें नहीं है। तो उसमें हमारा पीला रतुआ रोग सबसे प्रमुख है। तो इसकी जानकारी आपको जैसे ही आपको पीले पीले छोटे छोटे धब्बे गेहूं के ऊपर पत्तियों के ऊपर दिखें तो इसका मतलब वो पीला रतुआ रोग है। ये पीला रतुआ रोग लो टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा कि जनवरी में आना शुरू होता है और फरवरी तक ये रहता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आपने पत्तियों पे अगर इस रोग के लक्षण देखे हैं जिसको हम कहेंगे बिल्कुल हल्दी जैसा चूर्ण होता है, तो आप जल्दी से उसका उपचार कर सकते हैं। सब पहला उपचार यही होगा, जैसे ही आपने अगर रोग के ये चकत्ते देखे पत्तियों पर तो आप उनके ऊपर 0.1% घोल यानी कि 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल तैयार करके उस पर स्प्रे कर दें। जितने भी पौधे जितनी भी पत्तियों पे होगा उनको अच्छी तरह से गीला कर दें, तो उसके बाद ये रोग बिल्कुल आगे नहीं फैलेगा, उतने में ही ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो आपकी क्रॉप है उसको डैमेज नहीं करेगा। तो पीला रतुआ एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोग है गेहूं में। और इसके अलावा हमारे पास उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भूरा रतुआ भी आता है और मध्य भारत में हमारा एक काला रतुआ भी आता है। तो जैसे ही आप इनको अगर देखें तो आपको तीनों रतुआ रोगों में 1 मिलीलीटर जो मैंने बताया प्रोपिकोनाजोल, जिसको टिल्ट नाम से भी जाना जाता है, इसका 1 लीटर पानी में घोल तैयार कर उस पर आप छिड़काव कर दें तो इससे ये रोग बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। और दूसरा गेहूं में रोग एक आता है जो जब बालियां बन जाती हैं तब वो दिखने में आता है, दाने काले रंग के पड़ जाते हैं। तो इसको हम मोस्टली हम ये कहते हैं करनाल बंट रोग, करनाल बंट या कंडुआ रोग। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन जब तक दाने बनते नहीं है तब तक हमें पता नहीं लगता है इस रोग के बारे में। तो इस रोग में अगर आपको छोटे बालियां बाहर आने लगें और उस समय हमारा जो जलवायु है वो ऐसे हो कि क्लाउडी हो गया है या बारिश का मौसम हो रहा है और जो हमारा तापमान है वो भी थोड़ा गिर रहा है फरवरी के महीने में, जब हमारी बालियां बाहर आने लगें तो आपको, क्योंकि रोग के लक्षण तो दिखेंगे नहीं उस वक्त, लेकिन अगर आपके जलवायु परिवर्तन दिख रहा है आपको तो आप उसमें भी 0.1% टिल्ट का छिड़काव करेंगे तो करनाल बंट का रोग नहीं लगेगा। इसके अलावा धान में हमारे पास एक ब्लास्ट रोग है जिससे जो बहुत ही आता है, और दूसरा बकाने।
बकाने आपने सुना होगा कि बासमती राइस, जहाँ भी बासमती हम की बुआई करते हैं वहाँ बकाने बहुत पाया जाता है। बकाने रोग में आप देखेंगे कि कुछ कुछ पौधे बीच बीच में आपको बहुत लंबे दिखेंगे, तो वो एकदम से लंबाई ले लेते हैं पर उसमें बालियाँ नहीं बनती हैं, दाना नहीं बनता है। तो ये बकाने रोग भी एक फफूंद रोग है। और गेहूँ में भी जो रोगों के बारे में मैंने बताया वो सारे ही फफूंद जनित रोग हैं, और ऐसे ही बकाने भी एक फफूंद जनित रोग है, तो जो कि एक फिजेरियम होता है उससे होता है। तो इसमें आप बीजोपचार करें सबसे पहले, बुआई से पहले। अब बीजों को कार्बेंडाजिम नामक जो एक हमारी फफूंद नाशक है उससे उपचार करें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम धान के बीज से उसका उपचारित करें नर्सरी लगाने से पहले। और नर्सरी में जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, नर्सरी से उठाकर आप उसकी रोपाई करते हैं, तो उससे पहले भी आपको सीडलिंग्स को डिप करना है कार्बेंडाजिम के घोल में ही। तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि जो विषाणु जनित रोग हैं ये थोड़ा कठिन है प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विषाणु जनित रोगों का क्योंकि विषाणु जनित जो रोग हैं वो ज़्यादातर हमारे कीटों से फैलते हैं। एक तरह के कीट, जैसे आप एफिड्स कहेंगे, थ्रिप्स कहेंगे या लीफ हॉपर्स कहेंगे, तो इस तरह के जो कीट हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब जाते हैं तो एक जो हमारा रोग ग्रसित पौधा है उससे वो विषाणु लेते हैं, और विषाणु लेने के बाद वो दूसरे पौधे पर जब बैठते हैं तो उसमें फैला देते हैं। तो इनका जो अगर ये विषाणु अगर खेत में आ गया है तो एक तो इनका जो लक्षण है अलग तरीके के लक्षण हैं। जो फफूंद जनित रोग हैं या जो जीवाणु जनित रोग हैं, इनके रोगों से जो विषाणु जनित रोग हैं इनका लक्षण बहुत ही अलग है, और आप देख सकते हैं उनको, क्योंकि उसमें एक तरह से पत्तियों पे मोज़ेक टाइप का कुछ पीले पीले धब्बे और ग्रीन ग्रीन धब्बे मिक्स से होंगे, या पत्तियों की कर्लिंग होगी, कपलिंग होगी, या छोटी छोटी हो जाएंगे, पौधा बढ़ेगा नहीं। तो ये सब जब लक्षण देखते हैं तो इसका काफ़ी हद तक ये पता लग जाता है, किसान भाइयों को भी लग जाता होगा कि ये विषाणु जनित हैं। तो उसमें सबसे पहला काम होता है कि कीटों का प्रबंधन करना। तो कीटों के ऊपर आप कीटनाशक दवा छिड़क कर कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ नॉन होस्ट क्रॉप्स होते हैं जिनके ऊपर ये विषाणु नहीं आते हैं, तो उनको बीच बीच में लगा सकते हैं उन पौधों के बीच में। और एक मल्चिंग एक टेक्निक है जिससे कि ये प्लास्टिक मल्च है, अगर उसको हम बिछा देते हैं अपने पौधों की रोज़ के बीच में तो कीट उससे दूर भाग जाते हैं। रिफ्लेक्शन होता है उससे, जब अब धूप उस पर पड़ती है तो कीट भाग जाते हैं, तो उससे हमारा पौधों में कीट जो हमारे पौधों में फैला रहे हैं विषाणु, उसका प्रबंधन हो जाता है। मैम, ये जितने तरह की बीमारी हैं, किसान भाई जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये बीमारी कैसे लगती है, क्या ये डिजीज मिट्टी से है या जो बीज है इससे है, या जब हम फसल तैयार हो जाता है उसके बाद लगता है, किस लेवल पर है और उसको क्या निवारण हो सकता है? देखो, मैंने बताया कि सभी रोगों का जो होने का मतलब कुछ रोग बीज से होते हैं, कुछ रोग मृदा से होते हैं, कुछ लोग वायु में जो रोग जनित प्रोपिग्यूल्स हैं या उसके स्पोर्स हैं उनके थ्रू होते हैं। तो हर एक रोग का अलग अलग तरीके से ही उसका होता है, रोग होता है और फैलता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि रतुआ रोग जो है वो हमारे एयर से स्पोर्स होते हैं उसके, जो कि हमारे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्पोर्स उनके ऊपर रहते हैं, जैसे वीड्स हो गए, कुछ इस तरह के पौधे हो गए जिनके ऊपर वो सरवाइव करते हैं। और जैसे ही मेन क्रॉप आई तो वो वहाँ से हवा से उड़कर उनके ऊपर रोग विकसित हो जाता है। तो वो हो गए एयर जनित रोग। और जो मृदा जनित रोग हैं जो सिर्फ मृदा से ही पौधों में लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रायल्सटोनिया, जो जीवाणु जनित रोग हैं, मिट्टी में मृदा में जीवाणु रहता है और जैसे ही आपने क्रॉप को लगाया तो मिट्टी से वो उस क्रॉप पे आ जाता है। और दूसरे कई रोग हैं जो हमारे बीज से होते हैं, जैसे मैंने बताया था बकाने। जो बकाने का रोग कारक है वो बीज के अंदर रहता है। देखने में बीज बिल्कुल आपको सही लगेगा, बिल्कुल वो हेल्दी बीज लगेगा, लेकिन उसके अंदर उसका जो फफूंद है वो रहता है। जैसे ही हम उसको बुआई करेंगे उस बीज की तो वो फिर उसमें से जो रोग कारक है वो भी साथ में
उसके साथ उगने लगेगा, चलता रहेगा। तो जब हम क्रॉप को उगाएंगे, खेत में लगाएंगे, तो अगर हमारा रोग ग्रसित बीज है तो रोग भी उत्पन्न हो जाएगा जब हम वो क्रॉप फील्ड में लगेगी। तो इस तरह से सब तरह के तरीके हैं पादप में रोग लगने के। वो मृदा जनित भी हो सकते हैं, वो बीज जनित भी हो सकते हैं, वो वायु से भी फैल सकते हैं। और जब फैलते तब ज़्यादा है जब हमारा जलवायु जो है, उचित तापमान, उचित आर्द्रता जो उस रोग कारक को चाहिए, रोग जनित कारक को चाहिए, तो तब वो पौधों के ऊपर ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा तरीके से फैलते हैं। और बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि जो सेकेंडरी स्प्रेड भी कर सकते हैं। एक बार वो आ गया, फिर वहाँ पर और स्पोर्स बन गए, वहाँ से हवा से फिर वो उड़कर दूसरे पौधों पर भी फैलते हैं। तो इस तरह से कई कारक हैं। जैसे मैंने बताया, विषाणुओं में कीटों के द्वारा वो फैलते हैं कि एक भी अगर रोग जनित पौधा होगा, कीट उस पर बैठेगा और उससे वो विषाणु लेगा और जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ वो विषाणु फैलाएगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।